पीडीएफ चाहिए हो, दिस इज द टेलीग्राम चैनल, जस्ट गो विद द टेलीग्राम चैनल, वहां जाइए, एकदम फ्रीली वहां मैसेज करिए कि सर मुझे जो है वो कोई डाउट है। बहुत सारे बच्चे अपने नोट्स शेयर करते हैं, तो आप वहां पर अपने नोट्स भी दिखा सकते हो, मुझे कुछ चेक कराना है वो भी बता सकते हैं। और साथ ही अगर कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई और सहायता चाहिए हो, तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हो। और अगर पर्सनली चाहते हो कि सर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं, मैं तो आपसे पर्सनली ये बात कहना चाहता हूं, तो भाई दिस इज द ईमेल एड्रेस, आप इसमें मेल करिए, ऊपर बस लिख दीजिएगा कि सर ये मेरा नाम है, मैं वाईटी का स्टूडेंट हूं और आपसे ये गाइडेंस चाहता हूं, तो मैं प्रायोरिटी में जो है आपके मेल का रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है, चलो, सो दिस इज द मेल एड्रेस। नाउ वी कैन स्टार्ट विद द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आइए बच्चों ध्यान से देखिएगा, हम स्टार्ट करने वाले हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये आइलैंड्स हमारे लिए किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हमारे मतलब कि इन द सेंस ऑफ यूपीएससी, हमारे लिए किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। ठीक, पहले तो इनकी लोकेशंस देख लीजिए। आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, मैं रफली यहां ड्रॉ कर लेता हूं भाई। ये जो है, अगर प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, तो यहां कहीं पर आपको जो है ये आइलैंड्स दिखाई देंगे। ठीक, ये कुछ इस तरीके से आपको आइलैंड के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। इसका एक सेक्शन जो है, इसके ऊपर म्यांमार के आइलैंड्स हैं, इसके नीचे जो है वो इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि दिस इज द फाइन एंड क्लियर लोकेशंस। अब मैं जरा इसे हटा लेता हूं और आइए हम चर्चा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जरा यहां आ जाइए। ठीक, जो अंडमान निकोबार हैं, सबसे पहली बात तो ये जो आइलैंड्स हैं, मैं आपको कुछ इस तरीके से बताऊं तो कुछ ऐसे से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, यहां पर 4 मेन अंडमान के आइलैंड्स हैं, देन एक गैप है, फिर इसके नीचे 3 जो है वो निकोबार के आइलैंड्स है। मींस अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे है। ठीक है, इसमें निकोबार के नीचे बच्चों आता है यहां पर एक आइलैंड विच इज अ ह्यूज आइलैंड, मतलब ये एक बड़ा आइलैंड है। ओके, ये आइलैंड आएगा इस स्थान पर और ये कहलाता है सुमात्रा। ठीक है, इसके ऊपर आओगे तो यहां कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ठीक, इसका मतलब एक चीज तो पहले जान लो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो कहीं ना कहीं द्वीपों का आकार जो है ऑन एन एवरेज बढ़ता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। अब ये कौन सा आइलैंड है, तो सबसे पहले तो यही सुन लीजिए, ये है बच्चों सुमात्रा द्वीप। ठीक है, दिस इज सुमात्रा आइलैंड। किससे बिलोंग करता है, आई थिंक अब तक याद हो गया होगा, इंडोनेशिया से। और यह है कोकोस आइलैंड, कोकोस आइलैंड। और कोकोस आइलैंड के लिए याद रखना, यह बिलोंग करता है म्यांमार से। ओके, तो म्यांमार से बिलोंग करता है कोकोस, जो इसके ऊपर आता है। सुमात्रा बिलोंग करता है इंडोनेशिया से। अब मैं यहां पर आपको पहले कुछ चीजें इस आइलैंड के बारे में या इस एरिया के बारे में समझाता हूं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि ये जो है ये ज्वालामुखी उत्पत्ति के आइलैंड है, ये चापाकार द्वीप समूह है, ये चापाकार द्वीप समूह है। और बच्चों इसका निर्माण जो है, चापाकार द्वीप समूह को इंग्लिश में कहते हैं फेस्टून्स या आर्किपेलागोस। ठीक, ये फेस्टून्स है और ये चापाकार द्वीप समूह है। इसका अर्थ है कि ये विवर्तनिक गतिविधि से बने हैं, प्लेट टेक्टोनिक से इनका, प्लेट टेक्टोनिक से इनका जो है वो निर्माण हुआ है। पॉइंट क्लियर है? आई थिंक आपने पढ़ा होगा कि जब कभी महासागरी प्लेट का अभिसरण होता है, यानी कि जब 2 ओशनिक प्लेट्स का कन्वर्जेंस होता है, तो इससे दोनों प्लेट्स जो है सबमर्ज होती हैं और सबमर्ज होने पर जो वोल्केनिक आइलैंड्स हैं इनका फॉर्मेशन होता है। अगर आपको नहीं पता है तो यहां ध्यान दीजिए, हम फटाफट जो है इसे समझ लेते हैं। यहां आप पाओगे कि दिस साइड इज, फॉर एग्जांपल ये अगर हम देखें तो ये हमारी यूरेशियन प्लेट है, ऊपर वाली प्लेट यहां पर, ये हमारी यूरेशियन प्लेट है। मान लीजिए यूरेशियन प्लेट मतलब कि जिस पर एशिया और यूरोप पूरा सिचुएटेड है। ठीक है, सो दिस इज आर यूरेशियन प्लेट। यह आपको जो है वो यूरेशियन प्लेट दिखाई देगी। ठीक है, और यहां कहीं पर आपको जो है कुछ इस तरीके से, अभी मैं बिल्कुल रफ मैप ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस कॉन्टिनेंटल जो थ्योरीज हैं इन्हें आगे किसी लेक्चर में बहुत डिटेल में कवर कर दूंगा,
बट अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आई एम डूइंग दैट थिंग, ठीक है। सो देखो यहां आपको दिखाई देगा ये हमारी जो है वो यूरेशियन प्लेट है, ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में यहां कहीं पर जो है वो हमारा भारत आता है, ग्रेट इंडिया, ओके। सो इस तरीके से आपको जो है वो भारत यहां पर दिखाई देगा, ओके। अब देखिए यहां पर कोलिजन किसका किसका हो रहा है, जरा प्लीज कॉन्सेंट्रेशन से सुना। यहां पर कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यानी कि महाद्वीपीय प्लेट है। यह वाला हिस्सा भी महाद्वीपीय है, इसी कारण यहां पर ह्यूज माउंटेन्स बने। और फिर आपको यहां दिखाई देगा यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और साथ में यहां पर जो है वो पैसिफिक ओशन की भी प्लेट है। तो यहां पर क्या है, यहां पर ओशनिक ओशनिक कन्वर्जन है, ओशनिक ओशनिक। ओशनिक ओशनिक का मतलब क्या है, महासागरीय और महासागरीय अभिसरण है, ओके। सो महासागरीय और महासागरीय अभिसरण के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, चापाकार आइलैंड बनते हैं। यानी कि एक्चुअल में जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं जो यहां आपको पाए जाएंगे, इसके नीचे जाओगे तो फिर ये आइलैंड्स और बड़े हो जाएंगे। ये बड़े क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आगे जो है वो पैसिफिक ओशन की बड़ी प्लेट है, प्रशांत महासागर की ह्यूज प्लेट है। सो मेक इट श्योर कि ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस के कारण जो है आपको यहां पर जो अंडमान निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार है, इन आइलैंड्स का जो है वो फॉर्मेशन दिखता है। पॉइंट क्लियर है, डन। सो आ जाइए यहां पे, मेक इट श्योर कि ये चापाकार द्वीप समूह है। और इवन एक स्टेटमेंट लिख लीजिए कि कई केसेस में हम कहते हैं कि जिस फोर्स ने हिमालय का निर्माण करा है उसी फोर्स ने इसका निर्माण करा है। तो कई बार ये क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी मैनर में यूपीएससी जो है वो स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कोट करता है। तो थोड़ा सा याद रखना कि ये जो आइलैंड है इसका निर्माण उसी बल ने करा है जिस बल ने जो है वो हिमालय का निर्माण करा है। और इसीलिए कहा जाता है कई बार दैट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज। ये कुछ और नहीं है, ये हिमालय का ही विस्तार है, हिमालय की ही चोटियां हैं जो आगे जाकर सागर के अंदर है, ठीक है। क्योंकि फोर्स सेम है। और फोर्स कौन सा है यार, एकदम सिंपल मैनर में समझो, ये प्लेट जितना आगे जा रही है उतना ज्यादा हिमालय बढ़ रहा है और उतना ज्यादा जो है ये द्वीपों की जो है वो लंबाई बढ़ेगी। सामान्य सी बात है, वही बल है जो इस प्लेट को आगे मूव करा रहा है। तो मेक इट श्योर कि इन आइलैंड्स का फॉर्मेशन भी इस प्रकार के मूवमेंट के कारण ही हुआ है। पॉइंट क्लियर, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सो ये जो है ये टेक्टोनिक आइलैंड्स हैं और इन आइलैंड्स की संख्या यहां ध्यान से सुनिएगा, इन आइलैंड्स की संख्या है रफली अराउंड 572। यहां पर 572 जो है वो आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं। और ये याद रखना कि ये 572 आइलैंड्स हैं, इन आइलैंड्स में से ध्यान दीजिए, इन आइलैंड्स में से मेनली हमें जो है वो 7 आइलैंड्स जो है वो बिग माने जाते हैं, बड़े माने जाते हैं। 7 आइलैंड जो है वो बिग आइलैंड्स हैं, ठीक, डन। अब ये 7 बड़े आइलैंड्स यहां पर हैं, क्लियर। अब सुनो भाई ध्यान देना, ये है नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ यानी कि उत्तरी अंडमान, ये है, अब यहां से चलते जाइएगा, ठीक है, ये है मिडिल अंडमान, ओके, नोट डाउन करना क्रम से, ये है मिडिल अंडमान, ये है साउथ अंडमान, और ये है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ये जो है ये ऑर्डर है आइलैंड्स का। इसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे आओगे तो यहां पर आपको दिखेगा निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये है, माफ कीजिएगा, ग्रेट निकोबार नीचे आता है, ये है उत्तरी अंडमान का, सॉरी दक्षिणी अंडमान का एरिया। देखो दक्षिणी अंडमान में ना, दक्षिणी अंडमान का ये एरिया जो है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, मतलब ये एक लार्ज आइलैंड है।
इसके बाद लिटिल अंडमान जो है वो छोटा आइलैंड कहलाता है। तो इसी की सी टेरिटरी भी जो है वो यहां नीचे तक आती है। फाइन। सबसे ऊपर आता है कार निकोबार, कार निकोबार। फिर आता है मिडिल या लिटिल, मिडिल या लिटिल निकोबार, और लास्ट में है इस ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ये जो है ये आइलैंड्स का एक्चुअल में क्रम है। अब यहां पर ध्यान देना, अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है वो किस लाइन से अलग होते हैं, तो सभी लोग जरा ध्यान से सुनो भाई। जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ये आइलैंड्स एक चैनल है जिसका नाम है कोकोस चैनल। तो कोकोस चैनल के थ्रू जो है ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स किससे अलग होते हैं, म्यांमार के कोकोस आइलैंड से। डन। अब देखो, जो साउथ अंडमान है और जो लिटिल अंडमान है ये भी अलग होते हैं एक पैसेज से, इसे कहा जाता है डंकन पैसेज। ठीक। फिर अंडमान और निकोबार, इनके बीच में बच्चों जो है वो एक और गैप है, इस गैप को कहा जाता है बेसिकली 10 डिग्री चैनल। ठीक। और फिर ये जो है ये नीचे आता है, ये कहलाता है ग्रैंड चैनल। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ चैनल्स हैं। इन चैनल्स को ठीक से नोट डाउन कर लेना, दिमाग में सेटल डाउन कर लो। मैं यहां नाम भी लिख देता हूं, ये है कोकोस चैनल। ठीक। ये है डंकन पैसेज। ठीक। ये है इस 10 डिग्री चैनल। और ये है ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल। ठीक। तो देखो, इन सारे नामों को क्रम से आप लोग को याद कर लेना है। क्या क्या याद करना है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। फिर नीचे आओगे, देन कार निकोबार, देन इज मिडिल और लिटिल निकोबार, और फिर ग्रेट निकोबार। ठीक, ये ऐसा क्रम है। मैं अभी बहुत सारी चीजें इसमें बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। ओके, ये 7 बड़े आइलैंड्स हैं। अब इसके बाद सुनिएगा, ये जो आइलैंड्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, इनमें कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस हैं, और इन लोकेशंस के अलावा यहां कुछ ट्राइब्स भी पाई जाती हैं। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यार याद रखना, इसकी हाईएस्ट पीक, इसकी जो हाईएस्ट पीक है बच्चों, ये है इज सैडल पीक। सैडल पीक, इसका पीक नाम में आता है। ठीक है, सैडल चोटी नहीं कहेंगे, सैडल पीक इसकी जो है हाईएस्ट पीक है। ये आती है नॉर्थ अंडमान में। ठीक है, मैं यहां लिखता जाता हूं। ठीक है, आइए, ये है नॉर्थ अंडमान, क्योंकि मुझे यहां पर जो है वो कुछ चीजें आपको जो नॉर्थ और साउथ है इसका क्रम में बताया। ये है नॉर्थ अंडमान, दिस वन इज मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान, दिस वन इज साउथ अंडमान, दिस वन इज लिटिल अंडमान, दिस इज कार निकोबार, दिस वन इज जो है मिडिल या लिटिल निकोबार, एंड ये है इज ग्रेट निकोबार। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ओके। मेक इट श्योर कि अंडमान और निकोबार के बीच में एक पर्याप्त गैप है। ठीक, ध्यान से सुनना, याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार के बीच में जो है एक सफिशिएंट गैप है, और ये जो गैप है इसके कारण यहां पर कल्चरल डिफरेंस है। यहां निग्रो ट्राइब रहती है, यहां पर जो है वो मोंगोलाइट ट्राइब रहती है। निग्रो ट्राइब जिसके बॉडी का जो साइज है, जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये बिल्कुल अलग हैं, और इनका साइज, बॉडी साइज, कल्चर, एट्रीब्यूट्स ये बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, डन। अब मैं यहां पर कुछ चीजें इनके बारे में बताना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले सुनो, जो हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की, ये है सैडल पीक। सैडल पीक, ये अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है। कहां दिखाई देगी आपको, नॉर्थ अंडमान में। ठीक, इसके अलावा यहां आ जाइए, ये जो बाकी के आइलैंड्स हैं, इसमें से सबसे पहले सुनिए साउथ अंडमान के बारे में। ठीक,
साउथ अंडमान में सबसे पहली चीज, यहां की राजधानी क्या है? इस पोर्ट ब्लेयर दिखाई देगी, पोर्ट ब्लेयर ये आपको दिखाई देगी। सेकेंडली, यहां आपको जो पोर्ट ब्लेयर है, इसके अलावा यहां की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल बच्चों, आपने कभी ना कभी सुना जरूर होगा, बचपन वगैरह में अक्सर कहानियों में कहा जाता था कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें जो है वो काला पानी की सजा दी जाती थी। ठीक, यही था वो काला पानी, एकदम रिमोट एरिया के आइलैंड में, और वो भी उस आइलैंड के ऐसे भाग में जो आइलैंड इतना बड़ा हो कि आसपास इतने घने जंगल हों कि कोई व्यक्ति भागने के बारे में सोच भी ना सके। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आइलैंड्स हैं, ये द्वीप हैं, ये द्वीप मैसिव जो ट्राइब्स हैं, मैसिव एक्यूमुलेशन है यहां पर ट्राइब्स का। पहले तो बहुत ज्यादा थी, आज के समय कम है। बीच में एक समय पर जो है यहां प्लेग फैला था। ठीक, अगर आपने थोड़ा पढ़ा हो इन द्वीपों के बारे में तो आपको पता होगा कि इन एरियाज में जो है वो पहले के समय बड़े स्तर पर जो है प्लेग फैला था, और बहुत सारी ट्राइब्स की जो अधिकांश जनसंख्या थी यहां गिर गई थी। मैं डिस्कस करूंगा वैसे अगर समय रहेगा तो, बट इतना जान लीजिए कि पहले के समय यहां ट्राइब्स बहुत ज्यादा थी, आज के समय काफी कम हो गई हैं। तो यहां पर जो है व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था जंगल में। पहले तो कुछ दिन वो भटकता था, और उसके बाद उसे जो है वो अगर बच जाए तब उसे ले जाया जाता था जेल। अब ना वो व्यक्ति पहले जंगल को देख लेता था कि जंगल कितना खतरनाक है, और उसके बाद जब उसे जेल में रखा जाता था तो कभी भागने का प्रयास नहीं करता था। सो मेक इट श्योर कि ये जो है वो सेल्यूलर जेल है, इसे ही काला पानी कहा जाता था। और एक पॉलिटिकल फिगर है, आई थिंक आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। और भाई देखिए, आप सभी का अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, और आप जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन के सिटीजन हैं। आपके जो भी व्यूज हैं वो अच्छी बात है, आई रिस्पेक्ट दैट व्यूज, बट आप एटलीस्ट ये तो कह सकते हैं कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनका नाम था वीडी सावरकर, विनायक दामोदर दास सावरकर। उन्हें जो है वो इसी जेल में रखा गया था। ठीक, बहुत लंबे समय तक जो है उन्होंने काला पानी की सजा जो है वो फेस की थी, और इसी कारण जो है यहां का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक, यहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इसका नाम है वीडी सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विनायक दामोदर दास सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि यहीं पर जो है उन्होंने एक लंबा समय व्यतीत किया था। ठीक है, डन। सो ये आपको जो है वीडी सावरकर यहां दिखाई देंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां दिखाई देगा उनका नाम, उनके नाम से। अब जरा नीचे आइए, याद रखिए कि जो ग्रेट निकोबार है, ठीक, अच्छा इस एरिया के बारे में एक और चीज बताता हूं, आप शायद समझ ही जाएंगे कि इतनी सारी चीजें साउथ अंडमान में ही है, इसका मतलब इसका मेन आइलैंड जो है वो यही है। ठीक, यहां आपको जो है एक और चीज इंपॉर्टेंटली दिखाई देगी, विच इज अ नेशनल पार्क, जिसे कहते हैं माउंट हैरियट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। अब यहां ध्यान से सुनो बच्चों, जो माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, यह नेशनल पार्क अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि इस नेशनल पार्क को, एक तो पूरे अंडमान निकोबार का ये सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, लेकिन इस नेशनल पार्क की सबसे अच्छी विशेषता है कि यहां पर ना एक विशेष प्रकार के जो केकड़े हैं वो पाए जाते हैं। ठीक, इसे क्लाइंबर क्रैब, या फिर इन्हें कई बार किलर क्रैब, या फिर कोकोनट क्रैब, ये सब कहा जाता है। फाइन, या फिर कई बार रॉबर्स क्रैब भी कहते हैं। यहां मैं एक और नाम लिख देता हूं, रॉबर्स का मतलब है चोरी करने वाला क्रैब। अब ये है क्या? तो यहां बहुत ध्यान से सुनना, अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं ध्यान से। नॉर्थ इंडिया में अक्सर आपने एक नाम सुना होगा कि टिड्डी दल का अटैक हुआ है। पाकिस्तान से जो है वो टिड्डी दल ने अटैक करा है। ये टिड्डी दल क्या है? तो भाई ये इंसेक्ट है। ये जो है वो पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में, आप एक बार सर्च जरूर करिएगा,
टिड्डी अटैक इन पंजाब। तो पंजाब के जो पंजाब हरियाणा के जो खेत हैं वहां पर पाकिस्तान से लाखों की संख्या में जो है वो टिड्डी यानी कि जो ग्रास हॉपर्स हैं ये उड़ते हुए आते हैं और ये अटैक कर देते हैं खेतों पर, हजारों लाखों की संख्या में। एक बार सर्च जरूर करिएगा। यह कहलाता है जो इंसेक्ट हैं, जो जीव हैं, उनका अटैक हमारे फार्म्स पर। अब ये जो है वो यूपीएससी को इसमें काफी इंटरेस्ट है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये है बच्चों हमारा ग्रेट इंडिया। देखो यार, मैंने कई बार कहा है कि आपको जो है वो मैप बनाते बेहतर तरीके से आना चाहिए। सो दिस इज इंडिया, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है, ये राजस्थान का प्लेस है, और ये जो है ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये हमारा नक्शा है। अब ये याद रखना कि कहां पर किसका जो है वो किस जीव का अटैक हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो देखो हमेशा याद रखिएगा कि हमारे उत्तर भारत में हमें खासकर उत्तर पश्चिमी भाग में यहां पर टिड्डी अटैक मिलता है, टिड्डी हमला दिखता है। ये जो है ये सामान्यतः खाद्य फसलों पर अटैक करते हैं, खाद्यान्न फसलों पर अटैक करते हैं। सामान्य रूप से ये खाद्यान्न फसलों को खराब करते हैं। ठीक, इसी के अलावा हमारा जो साउथ इंडिया है, ओके, हमारा जो दक्षिण भारत है, यहां पर भी अटैक होता है। और यहां पर किसका अटैक होता है? यहां अटैक होता है फ्लाइंग फॉक्स का। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि फ्लाइंग फॉक्स क्या होती है। ओके, फ्लाइंग फॉक्स, इसका अटैक होता है। ठीक, और ये जो फ्लाइंग फॉक्स है ना बच्चों, ये कौन सी फॉक्स है? फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। क्या ये लोमड़ी है? नो। तो याद रखो फ्लाइंग फॉक्स जो है वो इंडिया का ही नहीं पूरे साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा चमगादड़ का प्रकार है। पूरे ये लार्जेस्ट है बैट, चमगादड़ है पूरे साउथ ईस्ट एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का। और इवन इसका आकार पता है बच्चों कितना बड़ा होता है? कई बार जो है वो इसे देखकर लोग डर जाते हैं। इसका आकार आदम आकार जैसा हो जाता है। अब भाई आदम आकार का मतलब तो 5-6 फीट के आसपास है, पर ये 3.5 फीट तक बड़े होते हैं। मतलब करीब करीब अगर आप देखें तो इतने बड़े के आसपास, इतना बड़ा चमगादड़ अगर वो अपने पूरे विंग्स वगैरह खोल ले तो साइज काफी ज्यादा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसे देखकर आप डर जाएंगे, इतना बड़ा आकार दिखेगा, लेकिन ये जो होते हैं ये हर्बीवोरस हैं, ये शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी चमगादड़ हैं। और ये जो है ये अटैक किस पर करते हैं? ये बागानों पर अटैक करते हैं। साउथ इंडिया में बड़े स्तर पर जो है वो फलों का उत्पादन होता है, तो फलों के बागानों पर जो है ये हमला करते हैं, ये याद रखना। ठीक, और ये जो फलों के बागान पर अटैक करते हैं ना फ्लाइंग फॉक्स, इसकी बात याद रखिएगा कि ये जो है ये वर्मिन प्रजाति डिक्लेयर करे जा चुके हैं। वर्मिन प्रजाति, वर्मिन प्रजाति का मतलब जानते हैं आप? वर्मिन प्रजाति का मतलब है ऐसी प्रजाति जिसके लिए गवर्नमेंट ने आपको फ्री हैंड दिया है। जैसे बाई चांस अगर आप जो है वो किसी एनिमल को किल कर दो, गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट जो है एक्शन लेगी। कंप्लेन होती है तो सरकार आपके खिलाफ जो है वो एक्शन लेगी। लेकिन अगर वो प्रजाति वर्मिन डिक्लेयर है तब सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि जैसे ही किसी प्रजाति को वर्मिन डिक्लेयर करा जाता है तो वहां पर रहने वाले व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि आप उसे किल कर सकते हो। आप सामान्य रूप से किसी जानवर को किल कर दीजिए, आपके ऊपर केस चलेगा। पर घर में आप चूहे को किल करते हैं, चूहे पकड़ने की मशीन लगाते हैं, उस पर आपको जो है वो कोई दंड नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो जो है वो वर्मिन प्रजाति डिक्लेयर है। तो ये वर्मिन प्रजाति जो है वो सरकार के द्वारा डिक्लेयर करा जाता है और स्टेट गवर्नमेंट इसका रिकमेंडेशन देती है। बिहार में और उत्तर प्रदेश में, आई एम नॉट अपडेटेड, मतलब मैं अभी अपडेटेड नहीं हूं, आप देख लीजिएगा। शायद जो है बिहार में या उत्तर प्रदेश में नील गाय के लिए ये डिमांड थी, बट फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा वो डिमांड फुलफिल हुई है या नहीं, कि नील गाय को जो है वर्मिन प्रजाति डिक्लेयर करा गया है या नहीं। एक बार देख लें, आई एम नॉट अपडेटेड, इसलिए मैंने जो है स्ट्रांगली इसे नहीं कह रहा हूं कि ये है ही, पर एक बार चेक करिएगा कि उत्तर प्रदेश या बिहार, जहां तक मेरा अंदाजा है बिहार में ज्यादा समस्या है
समस्या रही थी नीलगाय की कि बड़ी जो है बड़े स्तर पर इनकी संख्या बढ़ रही थी। तो गवर्नमेंट की डिमांड थी कि इसे वर्मिन प्रजाति, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि इसे वर्मिन प्रजाति डिक्लेयर कर दें ताकि इसकी संख्या को किल करके जो है वो कंट्रोल में लाया जा सके। इसे किलिंग नहीं कहते हैं, लेकिन यहां ध्यान से सुनना, इसे किलिंग नहीं कहा जाता। किलिंग का मतलब होता है हत्या, यह होता है कलिंग, KALLING, और कलिंग का अर्थ होता है सिलेक्टिव किलिंग, कुछ को हटा देना। सभी को किल नहीं करना है, कुछ को चुनकर जो है वो खत्म कर देना ताकि संख्या को कम करा जा सके। अभी से कुछ समय पहले, आपने लगभग 2 वर्ष पहले की खबर है, ठीक, कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है 20,000 ऊंटों को किल करा था। ठीक, अभी से कुछ समय पहले जो है वो केन्या ने भारतीय कौओं को वर्मिन डिक्लेयर करा था। इंडिया से जो कौवे जो है वो एक्सीडेंटली केन्या पहुंच गए थे व्यापार के थ्रू, उन कौवों की प्रजाति केन्या में बहुत ज्यादा बढ़ी, इतनी बढ़ी कि केन्या ने जो है डिक्लेयर करा कि हम 40,000 भारतीय कौवों को जो है वो किल करेंगे। अब आप कैसे किसी जीव को इतने बड़े स्तर पर किल कर सकते हो? आप तब कर सकते हो जब आप उसे वर्मिन डिक्लेयर करो, वर्मिन प्रजाति डिक्लेयर करो। सो मेक इट श्योर कि वर्मिन स्पीशीज या वर्मिन प्रजाति वो वर्मिन प्रजातियां होती हैं, वो प्रजातियां होती हैं एक्चुअली में जिनको जो है वो सरकार के द्वारा डिक्लेयर करा जाता है कि आप इसे किल कर सकते हो। अब यहां जो बागान है, बागान मालिक हैं, वो इनके हमले से बड़े परेशान होते हैं। ये क्या करते हैं, झुंड में आते हैं, पूरे बागान में विराजमान हो जाते हैं, 2-4 दिनों में बागान के सारे फलों को जो है वो टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खाकर छोड़ देते हैं। तो इससे जो है वो ऑब्वियसली बागान के जो मालिक हैं उन्हें नुकसान होता है, और इस कारण से जो है वो डिमांड थी और इसे डिक्लेयर भी करा गया। ऐसे ही हॉग, जंगली शूकर, इसकी डिमांड चल रही है उड़ीसा में कि इसे डिक्लेयर करा जाए वर्मिन प्रजाति, क्योंकि उड़ीसा में जो है वो धान वगैरह खेत में ये शूकर घुस जाते हैं और भारी नुकसान करते हैं और कई बार लोगों पर अटैक भी कर देते हैं। तो उड़ीसा में शूकर के लिए, जंगली शूकर के लिए, बिहार के तरफ जो है वो नीलगाय के लिए, साउथ इंडिया में कॉमनली ये जो है फ्लाइंग फॉक्स का अटैक होता है, इनके लिए वर्मिन प्रजाति डिक्लेयर करे की डिमांड है। इसको तो डिक्लेयर कर ही दिया गया है। टिड्डी ये वर्मिन में ही आता है, सो डोंट वरी। और इसके बाद जिसके कारण ये चर्चा निकली थी, और वो है यहां पाया जाने वाला हर्मिट क्रैब। हर्मिट तो नहीं कहेंगे इसे, ये रॉबर्स क्रैब है। इसे रॉबर्स कह लो, रॉबर्स क्रैब, या कह लीजिए क्लाइंबर्स क्रैब। क्रैब अब ये क्या करता है पता है, या फिर इसे किलर क्रैब भी बोलते हैं। अब पता है ये क्या करता है, ये बड़ी ही क्रांतिकारी चीज करता है। पता है क्या, ये बढ़िया जो है वो जो बड़े बड़े कोकोनट फार्म्स हैं, अंडमान निकोबार आर फेमस फॉर कोकोनट, मतलब ये अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स हैं ये खासा फेमस है अपने कोकोनट्स के लिए, अपने नारियल के लिए। अब ये क्या करता है, नारियल के ये झुंड के झुंड जो है वो चलते हैं और नारियल के जो बागान होते हैं उस पर अटैक करते हैं, और ये बहुत स्मार्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने पंजों के सहारे जो है वो इस प्रकार से चढ़कर कोकोनट ट्री पर चढ़ जाएंगे, उसके बाद वहां बैठे रहेंगे। और आप समझिए ये जाइंट क्रैब होता है, इसका आकार बेहद बड़ा होता है, साइज काफी बड़ा होता है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको इसका साइज एक बार दर्शाता हूं तो आप शायद ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो समझ पाएंगे। इसे कहा जाता है क्लाइंबर क्रैब। देखिएगा कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ये थोड़ा सा रॉन्ग दिखा रहा है, फाइन। इसे जो है वो कोकोनट क्रैब के नाम से भी जाना जाता है, कोकोनट क्रैब। ओके, देखिएगा कुछ इतना बड़ा जो है इसका साइज होता है। ओके, अब सोचिए, और ये छोटा है, मतलब ये इससे बड़े होते हैं, ठीक है। अब आप इतना इमेजिन कर लो कि इसका आकार जो है वो कुछ इतना होता है कि ये जो है ये आसानी से जो ट्री है उस पर चढ़ सके। ओके, कोकोनट का जो ट्री है उस पर ये चढ़ सके, और चढ़ने के बाद ये बड़े ही शातिर होते हैं। ये क्या करते हैं, ट्री पर चढ़ जाएंगे, चढ़ने के बाद उससे जो है उसका कोकोनट उसे कट कर लेंगे, पानी वगैरह पी लेंगे, खा वगैरह लेंगे, और उसके बाद बैठे रहेंगे। जैसे ही आप इसे निकालने के लिए आओगे वो कोकोनट जो है वो न्यूटन की तरह आपके ऊपर गिरा देंगे। जैसे न्यूटन के सर पर जो है एप्पल गिरा था, जो व्यक्ति इन्हें हटाने का प्रयास करता है उसके सर पर जो है ये कोकोनट गिरता है, और इसी कारण इसे जो है वो किलर क्रैब भी कहा जाता है।
क्लाइंबर मतलब चढ़ता है इसलिए, रॉबर्स मतलब चोरी करता है इसलिए, और किलर मतलब चोरी करने के बाद नारियल सिर पे गिराता है इसीलिए। फाइन, तो इसे जो है वो इस नाम से जाना जाता है। और ये कोकोनट ट्री पर जो है वो खासा अटैक करता है। कोकोनट का मतलब नारियल के पेड़ों पर, नारियल के जो बागान है, ये बागानों पर खासा अटैक करता है। तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा कि दीज आर द 3 मेजर यू कैन से जीवों का अटैक जो हमारे एग्रीकल्चर एरिया में या हमारे बागानों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, अक्सर चर्चा में नहीं आ पाता। ठीक है, यह हुआ हमारे कुछ एरियाज के बारे में। अब जरा यहां ध्यान से देखो, यह है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के लिए आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो यहीं पर आता है इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट, यानी कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु। और ये जो दक्षिणतम बिंदु है, ये जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, हमेशा याद रखो बच्चे कि ये पॉइंट कहलाता है इंदिरा गांधी पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट। ओके, अब जो इंदिरा पॉइंट है, ये याद रखना कि ये 2004 की 2004 की सुनामी में ये सबमर्ज हो गया था। सुनामी में ये जो भाग है ये पूरी तरह से पूर्णतः जलमग्न हो गया है। क्यों जलमग्न हो गया, तो पीछे आ जाओ। सुमात्रा आइलैंड देख रहे हो, सुमात्रा आइलैंड में ही एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है क्रांकाताओ, और क्रांकाताओ ज्वालामुखी के ऊपर एक छोटा ज्वालामुखी है, यानी कि क्या, परजीवी ज्वालामुखी, जिसका नाम है अनाक्रांकाताओ। तो क्रांकाताओ ज्वालामुखी पर परजीवी ज्वालामुखी है अनाक्रांकाताओ, और इसमें बच्चों विस्फोट हुआ था। और जब इसमें वोल्केनिक इरप्शन हुआ तब ज्ञात मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी आई थी। नॉन ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे डिजास्टरस सुनामी थी वो। और याद रखना कि यह सुनामी में अर्थ अपने एक्सिस पे तक जंप एंड बाउंस हुआ था, अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक शिफ्ट हो गए थे, म्यांमार की प्लेट है एक, ये पता चला था। यह सब कुछ हुआ सुमात्रा के मुख्य वोल्केनो के ऊपर उपस्थित छोटे वोल्केनो के कारण, अनाक्रांकाताओ। डन। सो मेक इट श्योर कि सुमात्रा आइलैंड्स पे आपको दिखाई देगा। ये जो है ये आप कह सकते हो यहां पाए जाने वाले कुछ सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है। ठीक है, इसके कारण हमारा जो ग्रेट निकोबार का पॉइंट है विच इज इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये सबमर्ज हो गया था 2004 की सुनामी में। ऑफिशियली अभी भी हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट यही है, हमारा दक्षिणतम बिंदु यही है। अब दूसरी बात, अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, देखो पहली सबको पता होती है, दूसरी याद रखना, दूसरी सबसे ऊंची चोटी ये पाई जाती है, इसका नाम है माउंट थुई, माउंट थुई। ये बच्चों आपको देखने को मिलेगी ग्रेट निकोबार में। ऐसे याद कर सकते हो, सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक सबसे ऊपर है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी सबसे नीचे वाले आइलैंड पे है। ठीक है, ये आपको यहां पर कुछ विशेषताएं दिखेंगी, फैक्चुअल डेटा विच इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम, जो फैक्चुअल डेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जरूरी होता है। ठीक है, अब आ जाओ जरा नेक्स्ट बात पर। अच्छा, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, इसे एज इट इज छोड़ देते हैं, हम जो है वो दूसरे तरीके से इसे मैनेज कर लेंगे। एक मिनट, इसे जरा वापस से जो है वो 200 कर दिया जाए। ठीक है, चलो अब जरा मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं। ठीक, अब यहां पर हम चर्चा करते हैं यहां पाई जाने वाली ट्राइब्स के बारे में। तो यहां पर हाईएस्ट पीक वगैरह जो बेसिक साइज का नॉलेज था ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं जरा हम बातें करते हैं यहां पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियों के बारे में और जनजातियों के बारे में। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं टॉपिक्स ताकि आपको पता रहे। अब यहां सुनो भाई, यहां कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक, फिर मैं यहां की ट्राइब्स के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, यहां पाई जाने वाली वेजिटेशंस, इस पर बातें करेंगे, और साथ में हम बात करेंगे यहां पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में। चलिए, अब आप जैसा चाहें जनजाति से शुरू कर सकते हैं, तो हम जनजाति से ही शुरू कर देते हैं, यहां जनजातियां या ट्राइब्स।
अब भाई सभी लोग ना कुछ देर तक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। मैं अभी कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो शायद आपने जल्दी ही इनके बारे में एक साथ एक जगह पर ना सुना हो, ठीक है। चलो नाउ सबसे पहली बात तो ये कि यहां पर जो है वो दो प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक। यानी कि हम यहां पर पाई जाने वाली ट्राइब्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दो प्रकारों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं, ठीक। एक जो है ये कहलाता है, ठीक है, एक जो है ये कहलाता है ठीक है, ये कहलाता है बेसिकली अंडमान ट्राइब्स, जो अंडमान में पाई जाती हैं, और एक है जो निकोबार में पाई जाती हैं। तो सुनो भाई, यहां मेरी बात जरा 2 मिनट ध्यान से सुनना। देखिए ये है बच्चों हमारा इंडिया, ठीक। ये साउथ ईस्ट एशिया है। अब सभी लोग ना थोड़ी देर मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कुछ बताने वाला हूं। देखिए इंडिया में यहां पर ना एक क्लाइमेटिक बैरियर है, एक प्राकृतिक अवरोध है, इसका नाम है हिमालय, ठीक। और ये जो एरिया है ये साउथ ईस्ट एशिया का है। अब समझना, जो इंडिया है, इंडिया में जो मेजर ट्राइब्स हैं, मुख्य जनजातियां हैं, जो द्रविड़ मूल की हैं, ये द्रविड़ मूल की जनजातियां अफ्रीका से ज्यादा नियरर हैं। मतलब इनके जीन पूल को देखोगे तो आप पाओगे इनका जीन पूल जो है अफ्रीकन जीन पूल ही है। मतलब अफ्रीका जो हमारा जीन पूल निग्रो ट्राइब्स कहलाती है, ठीक, या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जेनेसिस की ट्राइब्स कहलाती है। आप जब जो है ह्यूमन ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ते हो, मानव भूगोल जो है वो डिटेल में पढ़ते हो, तो वहां पर जो है ये एक सेक्शन आता है मानव की नस्ल। जी हां, हम मानव की नस्लों के बारे में भी पढ़ते हैं, ह्यूमन रेसेस के बारे में भी पढ़ते हैं। और इसमें ह्यूमन रेस में हम पढ़ते हैं कि मानव जिस जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में रहा, जिस जिस जलवायु प्रदेश में रहा, उसके अनुसार जो है वो हमारे शरीर के एट्रीब्यूट्स में चेंजेस आए हैं। कहीं अगर जो है वो तापमान कम रहा तो टेम्परेचर कम होने के कारण स्किन जो है वो व्हाइटिश टोन की दिखाई दी। अब किसी स्थान पर जो है वो तापमान ज्यादा रहा तो तापमान ज्यादा होने के कारण जो स्किन टोन है उसमें मेलानिन का जो है वो प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, इस कारण से स्किन कलर थोड़ा सा डार्कर है। इसी तरीके से आप पाओगे कि जिस स्थान पर, हमेशा याद रखना कि जिस स्थान पर जो है वो आर्द्रता, नमी ज्यादा होती है, वहां पर एवरेज बॉडी साइज जो है वो ह्यूमंस का कम हो जाता है। जी हां, आपको अगर विश्वास ना हो मेरी बात पे तो जरा आप ध्यान से सुनिएगा। आप सर्च करिएगा कि भारत में जो जनजातियां हैं उनमें आपको एक बंजारा टाइप भी दिखाई देगी। बंजारा टाइप राजस्थान के एरिया में रहती है। एवरेज साइज देखिएगा बॉडी का, यह आपको दिखाई देगा 6 फीट के आसपास। हमेशा याद रखिए कि जिस एरिया में जो आर्द्रता है, नमी है, एयर में मॉइस्चर कंटेंट है, यह कम होगा, वहां बॉडी साइज ज्यादा होगा। आप देखिए, मैं आपको बताऊं तो यह अफ्रीका है, ठीक है, दिस इज अफ्रीका, और इसका सबसे प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन है। अफ्रीका में आपको इस स्थान पर जो है वो सदाबहार वन दिखाई देंगे। यह है सदाबहार वन, और यहां पर रहती है पिग्मी ट्राइब। कभी सर्च करिएगा, सर्च करने पर आपको पता चलेगा कि पिग्मी ट्राइब्स कहलाती हैं कि ये बॉनी ट्राइब्स हैं, डॉर्फ हैं। ये बॉने नहीं है, इनमें डॉर्फिज्म नहीं है, लेकिन यस इनकी हाइट कम होती है। और इसी के विपरीत जरा ध्यान से देखिए, इसी के जस्ट नीचे जो है वो कालाहारी का एरिया है। यहां पर एवरेज हाइट जो ट्राइब की है वो 6 फीट के आसपास है। इसे मसाई ट्राइब कहते हैं, मसाई जनजाति कहते हैं। एवरेज बॉडी साइज 6 फीट से ज्यादा। और ये भी छोड़ो भाई, आज ही आप जो है वो गूगल करिएगा कि भारत जो है वो कहां आता है। भारत या चीन जो है वो उष्णकटिबंधों पे आने वाले देश हैं। हमारे यहां बॉडी साइज क्या होता है, और एक बार नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड यहां पर देखिएगा बॉडी साइज क्या होता है। एवरेज मेल का जो बॉडी साइज है इन नॉर्वे ये 5 फीट 11.5 इंचेस है इन नॉर्वे। वाई? क्योंकि ह्यूमिडिटी वहां कम होती है। क्यों? तापमान कम होता है। फाइन। अब बाकी के फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, बट यस दिस इज अ बिग फैक्टर। ओके, तो हमेशा क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर जो है वो बॉडी साइज, बॉडी एट्रीब्यूट जो है वो डिसाइड होते हैं। अब यहां ध्यान से देखो, ये जो है अफ्रीका है, अफ्रीका सॉरी यहां अफ्रीका है। हमारी ट्राइब जो है वो जनरली निग्रोजेनेसिस की है, ठीक, या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट या निग्रोजेनेसिस की है। अब सुनिएगा, एक समय पर बच्चों जो अंडमान निकोबार का अंडमान था,
यह कहीं ना कहीं हमारी मुख्य भूमि से काफी नियरर था। इसलिए आप पाओगे कि वो जनजातियां जो हमारी मुख्य भूमि में है, उन्हीं जनजातियों के पूर्वज जो है वो एक समय पर चलते हुए आए थे और यहां से जो है वो अंडमान तक पहुंचे। अर्थात कभी ना कभी अंडमान जो है भले ही उथले सागर से सही पर कनेक्टेड रहा था हमारी मुख्य भूमि से। तभी जो है वो संभव है कि अंडमान तक जो है वो नीग्रो ट्राइब जो है वो पहुंची, नीग्रो जनजातियां पहुंची, यानी कि ये नीग्रो जेनेसिस की हैं। ठीक है, डन। और इसी के विपरीत जो यहां नीचे आओगे आप, जो अंडमान के नीचे निकोबार का एरिया है, निकोबार के एरिया की विशेषता है कि इस एरिया में अंडमान से निकोबार के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण जो ह्यूमंस का एक्सचेंज है वो नहीं हुआ था, और यह एरिया कभी भी जो है इनसे जुड़ा नहीं था। और जुड़ा नहीं था इसी कारण आप पाओगे कि जो निकोबार का एरिया है, इस एरिया में आपको स्पष्ट दिखाई देगा, क्लियरली दिखाई देगा कि यहां की जनजातियां नीग्रोज नहीं है, ये जो है वो मोंगोलाइट जेनेसिस की हैं। ये मोंगोलाइट जीन पूल की हैं, और मोंगोलाइट जीन पूल जो है वो यहां से बिलोंग करता है। कहा जाता है कि वो यहां से यहां और फिर इस स्थान से होते हुए जो है वो यहां सुमात्रा तक पहुंचा था, और फिर सुमात्रा से वो जनजातियां यहां तक आई हैं। अर्थात अगर आप ह्यूमन माइग्रेशन की साइकिल देखोगे तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स दे आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन इन एंशिएंट पार्ट। प्राचीन समय में जब मानव जो है वो धीरे धीरे करके विकसित होते हुए पूरी दुनिया में फैल रहा था, तो इसका एक बहुत सशक्त उदाहरण जो है, एकदम एब्सोल्यूट उदाहरण जो है वो अंडमान निकोबार के एरिया में आपको दिखाई देगा, जहां अंडमान में जो है वो आपको नीग्रो ट्राइब्स दिखाई देती हैं और निकोबार में जो है वो मोंगोलाइट जेनेसिस की ट्राइब्स दिखाई देती हैं। डन। तो यहां दो प्रकार के जीन पूल में ट्राइब्स आपको दिखेंगी, और ये दोनों जीन पूल दो अलग आइलैंड्स में उपस्थित है। ठीक है, तो ये है मंगोलाइट, ये है मंगोलाइट, और ये है इस स्थान पर नीग्रोजेनेसिस। ठीक, अभी आप जानकर हैरान रह जाओगे जब मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर अभी भी वो लोग जीवित हैं जिन लोगों ने एक समय पर भीमबेटका की गुफाएं बनाई थी। जी हां, ह्यूमंस जिन्होंने एक्चुअली में भीमबेटका की गुफाएं बनाई थी। भीमबेटका की गुफाएं आई थिंक आपको पता होगा, ये गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, और ये मानव के पूर्वजों द्वारा, आदि मानव द्वारा जो है, आदि मानव की श्रेणी में ही हम जो है वो जनरली इसे काउंट करते हैं। राइट, मतलब ये है तो काफ़ी आर्बिटरी वर्ड, अगर मैं ऐसा यूज़ करूंगा तो हो सकता है आप लोग कमेंट सेक्शन में कहो अक्सर ऐसा नहीं होता वैसा होता है। फाइन, मतलब मेरा उद्देश्य ये नहीं है, लेकिन यस, आज से बहुत पहले जिन मानवों ने, लगभग 50-55 हज़ार वर्ष पहले जिन मानवों ने जो है वो उद्विकास की साइकिल में आगे बढ़ते हुए इस एरिया में माइग्रेट करा था, उसके बाद भीमबेटका की गुफाएं तो खैर अभी जो है वो हमारे ऐतिहासिक काल के आसपास का घटना है। फाइन, पर यस, जो 55,000 वर्ष पहले ह्यूमन माइग्रेशन हुआ था, अब मैं 55,000 को क्यों कह रहा हूं बार बार, अब ऐसा तो है नहीं कि 55,000 वर्ष पहले जो मानव था ये वो मानव है, ऑब्वियसली नहीं है। उस समय तो हम मंकी से जो है ह्यूमन में इवॉल्व हो रहे थे। 55,000 वर्ष का रेफरेंस मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि टोबा वोल्केनो में जब इरप्शन हुआ था तो सारे मंकीज की डेथ हो गई थी, और जो बचे हुए थे उन्होंने आज 800 करोड़ मानवों को जन्म दिया है। इसलिए मैं रेफरेंस ले रहा हूं कि वहां से आए हुए, ओके, नहीं तो आपको ऐसा लगे 55,000 वर्ष पहले का मानव जीवित है। नो, ऐसा माना जाता है कि जिन मानवों ने एक्चुअली में भीमबेटका की गुफाएं बनाई थी, उसी के समकालिक मानव जो है वो यहां से निकलकर इस एरिया तक आए थे, और आज भी ये यहां पर उपस्थित है। ठीक, तो इसे थोड़ा सा याद रखना। अब मैं जरा आपको कुछ चीजें बताता हूं। ठीक, जो नीग्रो ट्राइब्स हैं जो यहां पाई जाती हैं, इसमें से कुछ का नाम आप ठीक से याद रखना। इसमें जैसे ओंगे ट्राइब है, एक है ओंगे जनजाति जो नॉर्थ अंडमान के पास और मिडिल अंडमान के पास यहां रहती है, नॉर्थ और मिडिल अंडमान के आसपास। ठीक है, उत्तरी और मिडिल अंडमान के आसपास रहती है ओंगे ट्राइब। ठीक, डन। इसके बाद एक और आता है जिसे कहा जाता है नॉर्थ अंडमानीज, नॉर्थ अंडमानीज। ठीक, जो नॉर्थ अंडमानी ट्राइब है ये जो है ये उत्तरी अंडमान में, मिडिल अंडमान में और थोड़ी बहुत साउथ अंडमान में भी रहती है। इन ट्राइब्स की संख्या बहुत कम बची है,
तो इसे थोड़ा सा याद रखना। तो एक ओंगे जनजाति है, एक नॉर्थ अंडमानीज है, और सबसे इंपॉर्टेंट है इज सेंटिनलीज। सेंटिनलीज या सेंटिनल ट्राइब्स, सेंटिनल जनजाति। ठीक, अब देखो मैं इनके बारे में कुछ बताऊं उसके पहले यार एक बात सुनो। पहली चीज तो ये कि ऊपर वाले ने सभी को बनाया है। हमारा उद्देश्य किसी की भी आलोचना करना, रेसिस्ट बिहेवियर करना। अक्सर हमारे दिमाग में ना एक मानसिक जो है वो आप कह सकते हो हमारे माइंड की ऐसी कंडीशनिंग कर दी गई है। कोई व्यक्ति अगर श्वेत चमड़ी का है तो वो व्यक्ति जो है वो उच्च वर्ण का है। उच्च वर्ण का मतलब है कि वो जो है वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, हमसे ज्यादा जो है धन संपदा में आगे है। मतलब हमारे दिमाग में ना एकदम ठीक से चीजें फिटेड होती हैं। ओके, तो इसको थोड़ा दिमाग से बाहर निकालकर, मेरा उद्देश्य कभी भी जो है वो किसी को कम, किसी को ज़्यादा या रेसिस्ट बिहेवियर या ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन भाई अगर मुझे किसी जनजाति के बारे में कुछ बताना है तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मैं उसके बिना एट्रीब्यूट्स बताए आपको जो है वो जानकारी दे दूँ। ओके, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि कोई अच्छा नहीं है, कोई खराब नहीं है, सभी इक्वल हैं, एवरीथिंग इज सेम। बस हमारे दिमाग का चश्मा है, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा याद रखना। अब चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, जो निग्रोइड ट्राइब्स होती हैं या निग्रो जनजातियां होती हैं, इनमें बॉडी साइज बहुत ज्यादा नहीं होता, मतलब शरीर का आकार बहुत बड़ा नहीं होता, बॉडी साइज मीडियम होता है। जो बॉडी है वो रिब्ड होती है, छर हरा बदन जिसे कहते हैं हम, बॉडी रिब्ड होती है। और ये बॉडी जो है वो इसीलिए भी रिब्ड होती है क्योंकि ये लंबा ट्रैवल करते हैं, दे आर ट्रैवलर्स ऑल्सो। लेकिन इन्होंने ट्रैवल करना बंद कर दिया है, ये एक ही स्थान पर रहते हैं। और ये जो है ये फिश शोल्डर के होते हैं। फिश शोल्डर का मतलब है शोल्डर्स जो है वो ऐसे डाउन होते हैं। ये फिश शोल्डर क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो है ये शिकार वगैरह करने के लिए और भोजन को इकट्ठा करने के लिए, इसे इंग्लिश में कहा जाता है फूड गैदरर और हंटर। तो ये हंटर हैं, शिकारी हैं, फूड गैदरर हैं, खाद्य संग्राहक हैं, और ये जो है ये फिश शोल्डर और रिब्ड बॉडी के होते हैं। इनका जो वर्ण है, जो स्किन कलर है, ये डार्कर स्किन टोन होता है। बॉडी हेयर्स जो है वो मीडियम होते हैं, सिर पर भी मध्यम बाल होते हैं और बॉडी में भी जो है वो डिसेंट हेयर ही दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि याद रखना कि ह्यूमन के बॉडी में, मान लीजिए मेरे बॉडी पर जो है वो फेशियल हेयर्स है, तो इसका मतलब है कि मैं जो है हिमयुग के ज्यादा पास हूं। मैंने कई बार लोगों को ये बोलते सुना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कई बार लोगों को बोलते सुना है कि हमारे जो है वो बाल झड़ रहे हैं, या फिर पुरुषों में तो अक्सर कहा जाता है कि मेरी दाढ़ी मूंछ वगैरह जो है वो कम आ रही है। तो दुष्टों की तरह यह बात कही जाती है, मतलब ये इज अ कंसेप्चुअली रॉन्ग थिंग कि किसी पुरुष की अगर दाढ़ी मूंछ वगैरह नहीं आ रही है तो ये जो है उसके जेनेटिक्स वीक हैं। अरे मूर्ख, जेनेटिक्स वीक नहीं है, जेनेटिक्स स्ट्रांग है। फाइन, हमेशा याद रखना कि ये हिमयुग है, मान लीजिए, ठीक। लास्ट आइस एज जो है रिस, जो 4 आइस एज है, वैसे आप लोग जब जो है वो प्लास्टोसीन एरा के बारे में पढ़ोगे पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में, तो उसमें रिस, व्रुम, गुंज और मिंडल आता है। एक्चुअल में है गुंज, मिंडल, रिस और व्रुम, ठीक। ये 4 जो है वो आइस एजेस है। इनमें से लास्ट आइस एज से जितना आप दूर जाओगे ये इंटरग्लेशिएशन का एरा है, अंतरा हिमयुग का समय है। और ये जो अंतरा हिमयुग का समय है ना, इंटरग्लेशिएशन का एरा है, इस एरा में जो है ह्यूमन अपनी बॉडी से हेयर्स को जो है वो त्यागता जाता है, बालों को त्यागता जाता है। तो भाई अगर कोई कह रहा है कि मैं जो है वो फेशियल हेयर कम लिए हुए हूं, बॉडी हेयर्स कम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जेनेटिक्स वीक है। इसका मतलब है आप जेनेटिकली मुझसे कहानी में कहीं आगे हो। पर्सन हु हैव हायर बॉडी हेयर्स, उससे आगे जेनेसिस में जाओगे तो उसका बॉडी हेयर्स जो है वो कम होते जाएंगे। ओके, सो मेक इट श्योर कि ये जो है स्टेटमेंट ही रॉन्ग है कि किसी व्यक्ति के शरीर में बाल कम है या फिर बॉडी हेयर्स, फेशियल हेयर्स या हेयर लॉस है, फाइन, तो इसका मतलब जेनेटिक्स का वीक होना है। जेनेटिक्स का वीक नहीं होना है, जेन्युइनली दिस इज अ साइकिल कि मानव जो है वो हिमयुग से एक समय पर गुजरा था, आइस एज से हम गुजरे थे, और आइस एज का इंपैक्ट है हम पर कि हमारे शरीर में जो है वो बॉडी हेयर्स हैं। ये बॉडी हेयर्स समय के साथ जो है वो इंटरग्लेशिएशन के एरा में कम होते हैं। आप मैमथ देख लीजिए, मैमथ जो था वो हाथियों का पूर्वज था, उसकी बॉडी में भी आपको बॉडी हेयर्स दिखाई देंगे। धीरे धीरे करके मैमथ जो एलिफेंट्स हैं
उन्होंने बॉडी हेयर्स को हटा दिया। तो हम भी जो है, और मैं इसका मतलब पूरी क्लास लूं और मैं आपको ऐसे कम से कम 10 एग्जांपल बता सकता हूं जहां इंटरग्लेशिएशन ने हमारी बॉडी को इंपैक्ट करा है। अगर आप देखेंगे तो जो विंटर्स के समय कई लोगों की बॉडी में जो है वो वेट बाय डिफॉल्ट बढ़ने लगता है। बाय डिफॉल्ट विंटर्स में उनका वेट जो है वो बढ़ेगा। ये जो है ये एक्चुअल टेंडेंसी है, क्योंकि हमने एक समय पर जो है वो आइस एज देखा था, और आइस एज में हमें पता था कि भाई अभी पर जो है अगर भोजन मिल पा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा भोजन जो है वो एक्यूमुलेट कर लो बॉडी में इन अ फॉर्म ऑफ फैट, क्योंकि बाद में भोजन मिले ना मिले हम जल्दी जो है वो फैट का निर्माण करने लगते हैं। कई लोग की बॉडी ऐसी होती है, कभी कभार मुझे भी ऐसा महसूस होता है, फाइन। तो बट फिर भी जो भी है, आप इसका ध्यान रखेंगे कि बॉडी में जो है वो फैट एक्यूमुलेट होने की कंडीशंस जो है वो क्रिएट होती हैं। ये ग्लेशिएशन का ही इंपैक्ट है। बॉडी हेयर्स का कम होना, फैट एक्यूमुलेट होना, ये सब मानव ने जो है वो अपने दिमाग पर रिकॉर्ड कर रखा है। और इसलिए मैं कहता हूं हमेशा एक बात याद रखना, दैट आपकी उम्र कितनी है, ठीक है, मतलब इस बात को आप लिख लीजिए कि आपकी उम्र ना 20-25 साल नहीं है, आपकी उम्र 1,25,000 साल है। 1,00,000 साल का इतिहास आपकी बॉडी ने जो जो सीखा है वो अपने अंदर स्टोर कर कर रखी हुई है। वो सारी सर्वाइवल की टेक्टिक्स जो कि उसने 1,00,000 साल में सीखी थी, आपकी बॉडी आज भी जो है वो उसे याद रखे हुए है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि आप जो है वो कई बार बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं, ठीक, और अचानक से आपको लगता है आप कहीं गिर रहे हैं और आपका दिमाग आपको उठा देता है। उत्तर भारत में और खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र में कहा जाता है कि चौंक कर उठ जाना। ऑन ऑफ अ सडन आपकी नींद ब्रेक हो जाती है और आप उठ जाते हो, और फिर आपको लगता है कुछ हुआ तो है नहीं, आप वापस सो जाते हो। सपना देखा होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा, कई बार लोग चिल्लाकर उठ जाते हैं। ये सब क्या है? वही 1,00,000 साल का इतिहास है। आपकी बॉडी ने उसे याद कर रखा है। बॉडी सेज कि डियर तुम पहले बंदर थे, और बंदर जो है वो पहले पेड़ों पर रहते थे, और पेड़ों पर रहने पर जब वो बहुत गहरी नींद सो जाता था तो वो जो है उसकी बॉडी उसे उठाती थी कि उठ जाओ डियर, इतना गहरा सोओगे तो नीचे गिर जाओगे, अपनी बॉडी को शाखाओं में बैलेंस नहीं कर पाओगे। फाइन। तो बॉडी सेज कि मुझे अभी भी याद है जब आप बहुत ज्यादा गहरी नींद सोते हैं तो आपका दिमाग जो है उस नींद से आपको उठा देता है। क्यों उठा देता है? जस्ट टू मेक श्योर कि आप नीचे ना गिर जाओ। अब बेचारे दिमाग को क्या पता कि उस मेमोरी की अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यस, आपका माइंड जो है वो 1,00,000 साल की जो भी घटनाएं हुई हैं उन्हें रिकॉर्ड करे हुए है। और छोड़िए ना ये सब, मैं आपको प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूं ज्योग्राफी का। आप मानव भूगोल जब ऑप्शनल की क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अल नीनो ला नीना का क्या इंपैक्ट है इंडिया पे। इंडिया हैव हायर ओबेसिटी, भारतीयों में जो है मोटापे की ज्यादा समस्या है। आप देखिएगा कभी पुलिस खासकर ये दिखाया जाता है पुलिस ऑफिसर्स को, एक जो है वो विदेश की पुलिस दिखाई जाएगी जहां का पुलिस ऑफिसर जो है वो एकदम हरष्ट पुरुष्ट और एकदम जिम विम करा हुआ शक्तिशाली सा दिखाई देगा, और एक तरफ भारतीय जो है वो पुलिस वालों को दिखाया जाएगा, इंडियन पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाएगा कि बड़ा बड़ा पेट निकला हुआ है, बहुत ज्यादा अनहेल्दी है, ओबेसिटी है, ये समस्या दिखाई देगी। सेम लाइफस्टाइल में इंडिया के अंदर आपको हायर ओबेसिटी दिखेगी, और सेम लाइफस्टाइल में जो है आपको विदेश में फिटनेस दिखाई देगी। जी हां, दिस इज अ प्रूवन थिंग। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्टी है सर्च करने में, लेकिन सर्च करिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं कहीं डिस्क्रिप्शन वगैरह में इसका लिंक भी डलवा दूंगा, क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूं तो अक्सर लोग जो है वो इसको कटाक्ष करेंगे, बट आई एम श्योर, मतलब मैंने इस पर लेक्चर भी लिया है और इसकी रिसर्च भी है। मैं आप जो है अगर आप चाहेंगे तो इसे लिंक भी करा दूंगा। दैट दिस इज अ परफेक्ट थिंग कि अल नीनो ला नीना की एक साइकिल है, और इस साइकिल के कारण भारत में अल्टरनेटिवली पूरे इतिहास में जो है वो ऐसा रहा है कि एक वर्ष ज्यादा वर्षा, फिर कम वर्षा, फिर ज्यादा वर्षा, फिर कम वर्षा। इसने ना हमारी बॉडी पर इंपैक्ट करा है। हमारे पूर्वजों ने ये बात सीखी है कि भारत में एक वर्ष ज्यादा वर्षा होती है, फिर एक वर्ष कम होती है, एक वर्ष ज्यादा खाने मिल जाएगा, एक वर्ष कम खाने मिलेगा। तो बॉडी ने ये टेंडेंसी अडॉप्ट कर ली है कि हम जो है वो जब भोजन मिले तो ज्यादा से ज्यादा खाएं, और खाने के बाद बॉडी उसका एक बड़ा हिस्सा फैट में बदलती है, ताकि जो है जब अगले साल सूखा पड़े तो सूखे पड़ने पर हम उस फैट को जो है वो उपयोग कर सकें। तो सेम बॉडी या सेम लाइफ साइकिल पे या लाइफ स्टाइल परस्यू करने पे, लाइफ साइकिल हो, लाइफ स्टाइल हो, या फिर आपका जो तरीका हो लाइफ का, उन सबको सेम परस्यू करने पर भी आप इंडिया में ओबेसिटी का शिकार हो गए, और शायद किसी अदर नेशन में या फिर आप कह लीजिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें आप फिट नजर आओगे।
कारण इज अल नीनो लाइना का इंपैक्ट हम पर रहा है कि हमने जो है वो हमारे पूर्वजों ने ये चीज देखी कि भाई अल्टरनेटिवली ये चीज फॉलो हो रही है, दैट इज व्हाई दे यूज टू चेंज द बॉडी रिटेलिएशन। बॉडी का रिटेलिएशन जो है उन्होंने चेंज करा, बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र जिसे कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, ये अडॉप्ट करा। तो हमेशा याद रखना कि जो हमारी बॉडी है ये इतने साल का इतिहास लिए हुए है और वही चीज आपको यहां पर दिखाई देगी, चाहे वो निग्रोइड कह लीजिए, निग्रो ट्राइब कह लीजिए या प्रोटो ऑस्ट्रेलियाजेनेसिस, ये सारे एक जगह पे जीन पूल पर आते हैं। ये जो है ये आपको मेजरली इसी बॉडी टाइप में दिखाई देगी कि जो शोल्डर्स हैं वो डाउन शोल्डर्स होते हैं, मतलब शोल्डर्स थोड़े से ऐसे इस तरीके से होते हैं। कॉलर मतलब आप कह लीजिए कॉलर स्ट्रांग होती है, ठीक। कॉलर स्ट्रांग होने का मतलब है भार उठाना, ये आदि कार्य जो है वो आसानी से करे जा सकते हैं। डन। तो ये जनजातियां आपको इस बॉडी एट्रीब्यूट्स के साथ दिखेंगी। पैर पतले होंगे, स्किन जो टोन है वो डार्कर होगा, डाउन शोल्डर होंगे, लेस बॉडी हेयर्स होंगे, सिर पे बाल होते हैं पर बहुत डेंस हेयर कवर नहीं होगा, ठीक है। सो जनरल बॉडी हेयर का सामान्य रूप से हेयर कवर दिखाई देगा। ये जो है इस एरिया में पाई जाने वाली जनजातियों के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अब देखिए एट्रीब्यूशंस है। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं नॉर्थ अंडमानीज के बारे में, ठीक है, सॉरी सेंटिनल, जो सेंटिनलीज हैं इसके बारे में। ये सेंटिनल आइलैंड में पाए जाते हैं, सेंटिनल द्वीप में पाए जाते हैं और इनके लिए एक बहुत जो है वो गलत बात फेमस कर दी गई थी कि ये स्वजाति भक्षी हैं या नर भक्षी हैं, कैनिबलिस्टिक हैं, इंसानों को खा लेते हैं। मानव की धूर्तता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं दिखेगा आपको। कहा गया कि जो सेंटिनलीज हैं ये इंसान खा लेते हैं और इसका मैं आपको कारण बता देता हूं, ठीक है। देखो पहली बात तो कि ये अफवाह थी, पर इसे हवा कहां से मिल गई? तो हुआ यह था कि एक समय पर प्लेग फैला था, पूरे इंडिया में प्लेग फैला, ठीक। तो अंडमान निकोबार में भी प्लेग फैला। तो अंडमान में जब प्लेग फैला था तो यहां की जनजातियों के लिए जो है वो एक जो है वो प्रयास करा गया कि यहां पर दवाई वगैरह, खाना वगैरह जो है वो इन ट्राइब्स को दे दिया जाए। अब जैसे ही ट्राइब्स को देने का प्रयास करा गया तो जो ट्राइबल एक्सपर्ट्स हैं उन्हें बुलाया गया, दोज हु आर एक्सपर्ट इन कम्युनिकेटिंग विद द ट्राइब्स, इन्हें बुलाया गया और वो एक एक करके जो है यहां की ट्राइब से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहे थे। नो डाउट मंशा अच्छी थी, भाई सहायता करना चाह रहे थे, तो यहां की ट्राइब से तो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो गया, यहां की ट्राइब से भी इजीली कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हुआ। लेकिन कुछ ट्राइब जैसे सेंटिनल आइलैंड में रहने वाली सेंटिनलीज जो ट्राइब थी, दे आर वेरी 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 मच अफेयर्ड अबाउट आउटसाइडर्स। ये बाहर के लोगों के लिए थोड़े से ज्यादा जो है वो डरे हुए होते हैं या अग्रेसिव होते हैं, ठीक। तो जैसे ही इनसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की बात आई तो यहां पर जो है वो विवाद शुरू हो गया, ठीक। सेंटिनलीज जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, वो जो है हवाई जहाज देखकर उस पर तीर बाण चला रहे थे, पत्थर वगैरह से अटैक कर रहे थे, अपने धनुष बाण से हमला कर रहे थे, ठीक है। फिर जो है वो ये काफी जद्दोजहद बढ़ी जब ये पता चला कि जो सेंटिनलीज हैं इनमें तेजी से लोगों की डेथ हो रही है और गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जनजाति पूरी तरह से समाप्त हो जाए। डन। तो इसके लिए जो है वो एक बेड़ा लगाया गया, सेंटिनल द्वीप के पास कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, वो वहां पर रुके थे और उनका कहना था कि भाई हमें एक सुरक्षा के लिए कुछ लोग दे दिए जाएं ताकि अगर ट्राइब्स कई बार अग्रेसिव हो जाती है तो उससे हम बच सकें और बाकी जो है फिर हम यहां रुकते हैं। और उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि सामान्य रूप से ऐसे ही कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है कि भाई ट्राइब जो है इंसान ही, ठीक है। तो इंसान में एक जिज्ञासा होती ही है, आप कभी किसी जीव को कुछ खाने के लिए दीजिएगा, वो उसे स्मेल करेगा, खाने लायक होगी तो खाएगा, नहीं तो छोड़ देगा। पर आप कभी वानर को दीजिएगा, बंदर को दीजिएगा, तो आप जब देंगे ना तो सबसे पहले उसे खोलने की कोशिश करेगा, उसको जानने की कोशिश करेगा, खाए ना खाए पर उसके अंदर जिज्ञासा बहुत होती है। तो भाई हम भी वानर का ही जो है वो रूप है, हमारे अंदर भी जिज्ञासा है, सेम एज ट्राइब में भी होती है। तो जो ट्राइब्स हैं अगर आप उनके आसपास रहो तो ट्राइब धीरे धीरे करके खुद ही आपके पास आती हैं। जब वो देखती हैं कि आप उन्हें परेशान नहीं कर रहे हैं तो वो जिज्ञासावश जो है आपसे खुद ही इंटरेक्ट करने की कोशिश करती हैं। यही कुछ प्लान था, जो लोग थे उन्होंने जो है वो बेड़ा वगैरह लगाया यहां पर सेंटिनल आइलैंड्स के पास एंड दे आर वेटिंग कि सेंटिनलीज जो है वो आएंगे। अब हुआ ये कि सेंटिनलीज आ नहीं रहे थे, तो जो ये सब कुछ था, मतलब जो बेड़ा वगैरह लगाया गया था, कहा यह गया कि भाई आप लोग चले जाइए, ज्यादा लोग हैं हम संख्या में, इसलिए शायद सेंटिनलीज डर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यहां ज्यादा लोग हैं और हम कम हैं, सेंटिनलीज कम हैं, तो वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए शायद जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं, संख्या बल कम कर दिया गया। अब
इतना संख्या बल हमेशा था कि वो आराम से लोगों को सुरक्षित रख सके और सब बढ़िया रहे। लेकिन हुआ ये कि रात वगैरह में जो है सेंटिनलीज ने शायद जो है वो अटैक करा या फिर आने का प्रयास करा, और इससे लोग डर गए। और जो लोग डरे उन्होंने सायरन वगैरह बजा दिया कि सहायता के लिए लोग आ जाएं। और कुछ लोग जो है उन्हें ऐसा लगा कि सेंटिनलीज इधर से आ रहे हैं, तो गलती से जंगल में चले गए। और जंगल में चले गए तो उन्होंने जो है एक वृक्ष देख लिया। वृक्ष देखा जिसमें नरमुंड लटके हुए थे, मानव के कंकाल उस पर लटके हुए थे, और बहुत सारे सेंटिनलीज उसी के आसपास घूम रहे थे। अब ये जो है ये आकर, अब ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, ये जो है वो आकर बता दिया गया। ये आए और कहा गया कि देखो हमें ऐसा ऐसा जो है वो दृश्य देखने को मिला। अब ये चीज फिर धीरे धीरे, अब ये यहीं इसी आइलैंड में हुई थी या फिर ये किसी और आइलैंड की घटना है जिसे इसके साथ जोड़ दिया गया बाद में, ये जो है ये सारी चीजें मैशअप हो गई। और फिर कहा गया कि नहीं ये इसी एरिया की ट्राइब के बारे में कहा जा रहा है। पर लेट मी टेल यू कि ये सेंटिनलीज जो है, मतलब मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो चीज मैंने बताई ये कई बार इससे जोड़ दी जाती है कि यही वो घटना थी जो है वो सेंटिनलीज के केसेस में हुई थी, या फिर जो भी है जो है वो ये एक घटना है जिसे इससे जोड़ा गया है, इसी के आधार पर कहा गया है। पर लेट मी टेल यू कि ये नरभक्षी नहीं है, कैनिबलिस्टिक नहीं है। ठीक क्यों? क्योंकि जिस दृश्य के बारे में ये बताया जा रहा है, ये दृश्य का क्लैरिफिकेशन आया था, पर सभी ने जो है वो केवल यही छापा कि ऐसा हुआ था, और कहा गया कि इसका मतलब समझ लो। जबकि वहां जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन दिया था कि सब ये गए थे अंदर, गलती से चले गए थे या फिर जो भी घटना थी। पर हम स्पष्ट करते हैं कि वो स्थिति ऐसी नहीं है। वो ट्राइब जो है दे आर वेरी 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 मच सेंसिटिव फॉर देयर एंसिस्टर्स। वो अपने पूर्वजों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। जब उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद वो उसके कंकाल को जो है वो पेड़ पर लटका देते हैं ताकि प्रकृति जो है उसे डाइजेस्ट करे, और उस कंकाल की जो है वो पूजा वगैरह करते हैं या फिर उसके पास जाते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं। मतलब मान लीजिए किसी के परिवारजन की जो है वो मृत्यु होती है तो उसका कंकाल जो है उस पेड़ पर लगा दिया जाता है और वो उस पेड़ की आराधना पूजा वगैरह करते हैं, और ये मानते हैं कि वो व्यक्ति की बॉडी यही है तो उस व्यक्ति की आत्मा भी यही है। इस प्रकार की कोई चीज मानते होंगे, तभी जो है वो उस पेड़ के आसपास ही वो रहते हैं। मतलब जहां वो रहते हैं वहीं पर वो जो है वो बॉडी भी रहती है, और वो मानते हैं कि वो व्यक्ति यहां है। फाइन। सो मेक इट श्योर कि जैसा वो दिख रहा था कि शायद किसी का शिकार करके आया और उसकी बॉडी वहां टांग दी, ऐसा नहीं था। वो उन्हीं के परिवार के लोग थे। ये जिस भी एरिया के बारे में है उसका एक्सप्लेनेशन ये आया था, उसे जोड़ दिया गया यहां पर सेंटिनलीज के साथ। तो सेंटिनलीज आर नॉट कैनिबलिस्टिक, बस दे आर थोड़ा सा अग्रेसिव अगेंस्ट आउटसाइडर्स। ये आउटसाइडर्स मतलब बाहर के लोगों के लिए थोड़े से अग्रेसिव होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। सेंटिनलीज वही मानव हैं जिन्होंने एक समय पर भीमबेटका की गुफाएं वगैरह बनाई थी। ये जो है वो वहां से ट्रैवल कर यहां तक आ गए, और यहां आने के बाद इनका कम्युनिकेशन पूरे वर्ल्ड से जो है वो अलग हो गया। तो पूरे वर्ल्ड में जो हुआ उससे इन्हें कोई मतलब नहीं रहा, और इस कारण जो है ये जैसे थे ये उसी प्रकार को कंटिन्यू करते रहे। तो ओंगे ट्राइब हो या नॉर्थ अंडमानीज हो या सेंटिनलीज हो, ये आपको जो है वो सेंटिनल द्वीप में दिखाई देंगे, सेंटिनल द्वीप में दिखाई देंगे, विच इज पार्ट ऑफ अंडमान। इसी तरीके से जो निग्रोइड ट्राइब है, इसके बाद आता है मंगोलाइट ट्राइब। मंगोलाइट जनजाति, ये जनजाति जो है ये अक्सर पहाड़ी क्षेत्र में रहा करती है। ठीक, पहाड़ी क्षेत्रों में आप पाओगे तो इनके बॉडी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ जो है वो गुणधर्म हैं। मेक इट श्योर आप इसे याद रखो। जैसे जो ये ट्राइब है, मंगोलाइट ट्राइब है, इनमें जो बॉडी साइज है एक तो बहुत बड़ा नहीं होता, नॉर्मल बॉडी साइज ही रहता है। बॉडी हेयर्स मिनिमम होते हैं, सबसे कम होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये ऐसे एरिया में रहते हैं जो माउंटेनियस है, और माउंटेनियस एरिया में बहुत कम जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करने पर ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक, आप देखिएगा कभी आपको चाइनीज़ या कोरियन या जापानीज़ कोई मूवी वगैरह दिखाई दे तो उसमें आपको एक चीज़ दिखेगी कि बॉडी हेयर्स बहुत नहीं होते। मेल्स वगैरह में बियर्ड वगैरह या ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। बॉडी हेयर्स बिल्कुल मिनिमम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। बाल आपको सिर वगैरह में मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा हेयर्स आपको जो है वो बॉडी पे नहीं मिलेंगे। फेशियल हेयर तो ना के बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो जेनेसिस है
फाइन। ये जो रेस है, ये रेस बिलोंग करती है पहाड़ी एरिया से, और पहाड़ी एरिया में जो रहने वाले लोग हैं वो जनरली सीजन के अकॉर्डिंगली अप एंड डाउन जाते हैं पहाड़ों में, और पहाड़ों में ऊंचाई बढ़ने या घटने के साथ तीव्रता से टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, और जल्दी जल्दी टेम्परेचर में वेरिएशन आने से, चेंजेस आने से बॉडी हेयर्स की उतनी आवश्यकता रहती नहीं है। ठीक, तो जल्दी जल्दी जो है वो कोरियन, आप खासकर जो है वो अक्सर अभी काफ़ी चल रहा है, मैं बच्चों वगैरह को देखता रहता हूँ, दे आर वॉचिंग, कोई कोरियन सॉन्ग आ रहा है या कुछ आ रहा है, फाइन। तो इसमें जो है वो कोरियन आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि जो फेशियल हेयर्स हैं दे आर वेरी मच लेसर। ठीक, कारण सिंपल सा है। डन। तो आपको जो है वो, अब ये नहीं है क्या ये कोई रेसिस्ट, प्लीज आप जो है इसे अदरवाइज मत लीजिएगा, डू नॉट टेक इट अदरवाइज के कोई रेसिस्ट कमेंट है या ऐसा कुछ है। भाई मैंने पहले बताया हिमयोग की साइकिल है, आईसीएच की साइकिल है, बॉडी हेयर्स का धीरे धीरे कर जाना, दिस इज अ कॉमन थिंग, और ये कोई अच्छा या बुरा नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। ओके, सो जो मंगोलाइट जेनेसिस है इसमें आपको बॉडी हेयर्स कम मिलते हैं, बॉडी साइज डिसेंट नॉर्मल मिलता है, और जो फुट का साइज है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, पैरों का आकार जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, औसतन थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों? तो उसका कारण है क्योंकि डियर ये माउंटेन पर चढ़ेंगे, और माउंटेन पर चढ़ने पर इसे जो है वो स्टेबिलिटी के लिए, इस मानव को स्टेबिलिटी के लिए अपने फुट का साइज जो है वो बड़ा करना पड़ता है। और इसीलिए ना आप एक बात देखना, चाइना में ना आप सर्च करोगे तो एक काफी जो है वो फेमस कल्चर था जहां फीमेल्स के पैरों को जो है वो सिकंजे में बांध दिया जाता था, एक जो है वो क्लास्ट होता था उसमें बांध दिया जाता था ताकि पैर का आकार बड़ा ना हो। उनकी उंगलियां वगैरह जो है इस प्रकार से पूरी टूट कर पैरों में ऐसे ज्वाइंट हो जाती थी, फाइन, बिल्कुल ऐसे चिपक जाती थी पैरों से, पूरी उंगलियां टूट जाती थी। क्यों? क्योंकि पैमाना माना जाता था सुंदर होने का कि भाई जो महिलाओं के पैर हैं वो छोटे हैं। सो है तो क्रुएलिटी ही ऑब्वियसली, फाइन, लेकिन मंगोलाइट जेनेसिस में आपको ये गुणधर्म दिखाई देते हैं। अब ये जनजातियां इधर से होते हुए माइग्रेट करते हुए माना जाता है कि हमारे निकोबार आइलैंड्स तक पहुंची होंगी। इसमें जनरली जो है वो जनजातियां हैं वो सामान्य रूप से आधुनिकीकरण तेजी से हुई हैं, क्योंकि ये ट्रेड पाथ पे भी आता है, तो तेजी से जो है वो सामान्य जीवन का ये हिस्सा हुई हैं। ठीक है, इसलिए हम केवल जेनेसिस जानकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो यह याद रखना कि अंडमान और निकोबार। अब यहां की वनस्पतियों में ध्यान दीजिए, यह याद रखो कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं इनमें आपको बच्चों सदाबहार वन, वैसे तो मैं ये आगे कवर कराने वाला हूं बहुत डिटेल में, सो डोंट वरी। यहां आपको जो है वो आइलैंड, मान लीजिए एक आइलैंड है, इस तरीके से देखना ध्यान से, ठीक है, इस मैप के थ्रू आप समझ लो कि मान लीजिए एक आइलैंड है, ठीक, तो इस आइलैंड में ना आपको बड़ी रोचकता से मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि इस आइलैंड में एक हिस्सा ऐसा होगा जहां पर स्लोप होगा। मान लीजिए इस आइलैंड का स्लोप इस तरफ है, मेजर स्लोप इस तरफ है, तो यहां ना आपको मैंग्रोव का विस्तार दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां नदियां अपना जल विसर्जित करेंगी। यहां आपको मैंग्रोव का विस्तार दिखेगा। ठीक, जहां पर नहीं होंगे वहां पर बच्चों आपको प्रवाल का विस्तार दिखेगा, इवन आपको कोरल्स दिखाई देंगे। बहुत कम ही प्लेस ऐसे होते हैं, सो इसका ध्यान रखिएगा। यहां आपको जो है वो कोरल का निर्माण दिखेगा। तो एक तरफ जो है वो मैंग्रोव्स हैं, एक तरफ आपको कोरल दिखेंगे। साथ ही इन आइलैंड्स में आपको पर्णपाती वन यानी कि डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, उष्णकटिबंधीय, यहां मैं लिख देता हूं, यहां आपको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन दिखेंगे। ठीक, और साथ ही आपको यहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी दिखाई देंगे। तो सदाबहार भी मिलेगा, पर्णपाती भी मिलेगा, और इसके अलावा यहां पर आपको रेसिडेंशियल एरियाज भी मिलेंगे, मतलब रहवासी क्षेत्र या मानव अधिवास का एरिया भी मिलेगा। ठीक है, कोर एरिया में सामान्य रूप से सदाबहार वन रहते हैं,
आसपास के एरिया में पर्णपाती वन रहते हैं, और हमने बाईपासिंग मैनर में जो है यहाँ पर मानव अधिवास भी करा है। कई बार जो है तटीय क्षेत्र में भी आपको मानवीय अधिवास दिखेगा। मतलब ये डिपेंड करता है कि आइलैंड टू आइलैंड कि कहाँ पर जो है मेजर ह्यूमन सेटलमेंट है। मैंने ये एरिया बताया इन अ जनरल मैनर, बट स्पेसिफिकली आपको देखना हो तो मानव अधिवास जो है वो तटीय क्षेत्र के आसपास हमें ज़्यादा औसतन देखने को मिलता है, बट कई आइलैंड्स इसका जो है वो अपवाद भी हैं, ये आपको जो है वो अलग एरिया में देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अंडमान एंड निकोबार। मैं अलग से एक लेक्चर आपको लेकर आने वाला हूं इसी चैप्टर से रिलेटेड, विच इज हमारा जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है खासकर साउथ ईस्ट एशिया के रिस्पेक्ट में, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, ये सब को कवर करते हुए जियोपॉलिटिक्स के साथ। इसलिए मैं अभी इसका जो है वो जियोपॉलिटिकल एंगल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अननेसेसरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, तो मैं इसे यहां रोक रहा हूं, बट नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, इमीडिएट आफ्टर जो लेक्चर आएगा, विल बी अ ट्रेमेंडस थिंग। वो आपके लिए एकदम ट्रेमेंडस होगा, क्योंकि मैं उसमें जो है वो पूरा इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की राजनीति, उसमें अंडमान निकोबार का कंट्रीब्यूशन, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर, मेटल चेन, आयरन कर्ल, ये सब कुछ जो है वो डिस्कस करूंगा। कैसे जो है वो कहा गया कि भारत ने चाइना के विरुद्ध अपना जो नेवल कमांड है वो यहाँ पर स्थानांतरित किया है। ये चाइना की अग्रेसिव पॉलिसी के अगेंस्ट इंडिया का रिटेलिएशन है, ये इंडिया का प्रत्युत्तर भी है। डिस्कस करेंगे, बट नॉट इन टुडेज क्लास। आई नो क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। अगर बच्चों आप लोग यहां तक वीडियो को देख रहे हो तो सुनो भाई, तैयारी करना चाह रहे हो तो मजा आएगा यहां तैयारी करने में। ये सारी जो चीजें पढ़ रहे हो ना, ट्राइब्स ऐसी होती हैं, ह्यूमंस यहां से यहां माइग्रेट करते हैं, इस प्रकार से जो है वो जीवों में एडॉप्टेशन आता है, या फिर ऐसे जो है विश्व की राजनीति परिवर्तित होती है। ये सब अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो, इंटरेस्ट से पढ़ना चाहते हो, पैशन के साथ पढ़ना चाहते हो, तो डियर मेरी एडवाइस है, लेक्चर में यहां तक आए हो मतलब इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तो है, और अगर इंटरेस्ट है देन ये आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। सोच कर देखो कि डेली इससे ज़्यादा गहराई के साथ, अभी तो मैं जीएस में जब इतनी गहराई से बता रहा हूं, तो आप सोचिए ऑप्शनल में जब हम आएंगे तो हम किस गहराई से चीज़ों को समझेंगे। तैयारी करना चाह रहे हो, जस्ट टू मेक श्योर कि आप जो है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस का हिस्सा बनो। कुछ नहीं करना है, ये टेलीग्राम चैनल है, आकर इस पर मैसेज कर दीजिए, ये मेल आईडी है, इस पर मेल कर दीजिए, आई विल प्रोवाइड यू असिस्टेंस। ठीक,